You are watching Health Matters and I'm your host Raj Smriti. Today we have with us Dr. Sonia Luthra, who is a gynecologist at Hind Institute of Medical Sciences. Welcome to the show, ma'am. Thank you so much. Gynecology is a big field with lot of things coming into it, but for a woman there are a lot of issues जो हम overlook करते हैं. खास करके we talk about the whole maternity aspect and infertility. So having a child is something every woman wants. We say that until and unless आप माँ नहीं बनते हो तो आपकी जो being a woman की जो journey है वो complete नहीं होती है. But due to some reasons, it could be due to male factor or female factor जिस पे हमें नहीं awareness है, infertility के issues आते हैं. So tell us about the whole spectrum of infertility. What is infertility? देखिए, इनफर्टिलिटी एज सच इफ़ वी गो बाय मेडिकल टर्मिनोलॉजी, सो यदि कोई भी कपल 1 साल तक जो कि रेगुलरली एक लिविंग रिलेशनशिप में है और 1 साल तक वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज इनफर्टिलिटी. ऑल्दो हम लोग कोशिश यही पेशेंट्स को करते हैं कि भाई 1 साल हो जाए तो आप ज़रूर ही इन्वेस्टिगेट करें यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. बट आजकल जैसे लेट मैरिजेस हैं, तो यदि 35 इयर्स से ऊपर की लेडी है तो 1 साल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं होती. 6 महीने के बाद ही हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज कई बार लंबा प्रोसेस हो जाता है. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि लेडी की एज बहुत मैटर करती है. तो आजकल बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी ओवरऑल बढ़ी हुई है. तो उसमें मेल फैक्टर्स भी हैं और उसमें फीमेल फैक्टर्स भी हैं. तो काफ़ी हद तक तो इसका रोल जाता है इस बात पे कि आजकल सारी ही विमेन करियर ओरिएंटेड हो गई हैं. थोड़ा सा लेट मैरिजेस हो रही हैं, बहुत प्लानिंग वे में चलते हैं कि भाई अभी हमें नहीं चाहिए और अभी हमें चाहिए. और नेचर इतना प्लान्ड वे में नहीं होता कि हम सोचें कि हम इस 2 महीने में हम कंसीव कर जाएंगे तो हम बिल्कुल कंसीव कर ही जाएं, ऐसा. और आजकल का टाइम इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है कि लड़कियों को लगता है कि बस हमने ये 2 महीने रखे हैं, इस साइकिल में हम कंसीव कर गए तो ठीक है, नहीं तो विल गो अहेड. तो ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है. लेकिन ये भी बात ज़रूरी है कि यदि लेट हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना भी ज़रूरी है. मेल्स में भी बहुत सारे फैक्टर्स आजकल बढ़ गए हैं, जिसमें कि वर्क स्ट्रेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ओवरऑल मेल फीमेल दोनों में ही एडिक्शंस, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बढ़ा हुआ है. तो ये सारे कारण इनफर्टिलिटी के आजकल इस वजह से काफ़ी कॉमन है. सो व्हाट इज़ द फर्टाइल एज फॉर अ वुमन? लाइक व्हाट इज़ द टाइम पीरियड जिसमें यू शुड डेफिनेटली ट्राई एंड हैव अ बेबी इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव वन? यदि नेचर की तरफ से देखा जाए तो शायद 22 से लेकर के 30 तक का समय बेस्ट होता है. कंसेप्शन के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलिटी फीमेल्स में उसी एज में होती है. लेकिन क्योंकि अब ये डिले होता जा रहा है तो फिर भी हम लोग ये ज़रूर राय देते हैं जो भी फ्रेश कपल्स आते हैं कि भाई फर्स्ट प्रेगनेंसी 30 से पहले तो आप कर लो. और सेकेंड प्रेगनेंसी यदि करनी है तो 35 से पहले आप कर लो. बहुत सारे कपल्स ऐसे भी आते हैं जो सेकंड नहीं प्लान करना चाहते, और जब तक उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि हमें सेकंड करना है तब तक वो 37-38 के हो चुके होते हैं. तब फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है. यूजुअली पीपल से कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके लिए ईजी होता है, दे गेट प्रेग्नेंट एट 40 also, 45 also, having a baby is fine for them. So why is it easy for them? और आम इंसान या आम जनता ऐसा क्यों नहीं कर पाती? नहीं है, easy तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं वो यूज़ करते हैं. 40+ फीमेल्स में प्रेगनेंसी होना नेचुरल वे में इतना आसान बात नहीं है. तो कहीं ना कहीं वो इन सर्विसेज को जो लेटेस्ट एडवांसेस आती हैं उनको यूज़ करते हैं. तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आसान है, लेकिन हाँ उनके लिए उस पर एक्सपेंडिचर आपका करना आसान हो जाता है. करेक्ट. आप थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब बेबीज को भी इलैबोरेट कर लीजिए सो दैट पीपल हु डोंट हैव एनी आइडिया एंड वांट टू ऑप्ट दिस वे ऑफ हैविंग अ बेबी, कैसे वो कर सकते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग IVF, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ ये सब सुन रहे हैं, तो हर किसी को क्यूरियोसिटी है. तो इसमें सिर्फ ये है कि जो नेचुरल वे में होता है, नेचुरल वे में फीमेल का एक एग होता है
मेल्स का एक स्पर्म होता है जो कि नेचुरल वे में कंसीव करने के लिए उनका जो कहते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में फीमेल के ऑर्गन्स के अंदर होता है। ट्रू। लेकिन यदि यही चीज़ किसी वजह से पॉसिबल नहीं है, या तो एग की क्वालिटी बहुत पुअर है, या स्पर्म की क्वालिटी बहुत पुअर है, या जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन की जगह जो है वो ब्लॉक्ड है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसी चीज़ को बाहर कर लेते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आउट ऑफ द बॉडी हम उसको फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो वो एक मिसनॉमर है कि टेस्ट ट्यूब में होता है, बट टेस्ट ट्यूब नहीं होती, बट वो बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है। बट हाँ, एक चीज़ कहने को कही जाती है कि टेस्ट ट्यूब्स में हो रहे हैं। तो उसमें यही किया जाता है कि वी टेक egg from the female, we take sperms from the male partner, and then we make them fertilize outside the body, शरीर के बाहर कुछ खास मीडिया होते हैं, उसमें हम उन्हें फर्टिलाइज करके इनफैक्ट बहुत शुरुआती ग्रोथ भी हम बाहर ही कर लेते हैं। और जब हमें वो लगता है कि ये अब इतना ग्रो कर गया है कि अब बेस्ट अंदर यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर दें तो ये ग्रो कर जाएगा अंदर, तो उस स्टेज में हम उसे अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये प्रोसीजर होता है IVF प्लस एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसीलिए ये कंप्लीट बोलते हैं IVF प्लस ET। ओके। अब इसमें भी ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें साइंस ने अपने हाथ में ले ली, हमने एग भी रिट्रीव कर लिया, हमने स्पर्म भी ले लिया, हमने फर्टिलाइज कराने के लिए पहले तो एग और स्पर्म्स को आसपास रख देते थे कि अपने आप फर्टिलाइज करेंगे, लेकिन अब उसमें भी नई टेक्निक आ गई जो बहुत लोग सुनते होंगे, इक्सी कहते हैं जिसको। इसमें क्या करते हैं कि स्पर्म को हम डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो वो भी एक साइंस ने अपने हाथ में ले लिया कि यदि स्पर्म फर्टिलाइज ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा है तो हमने उसको डायरेक्ट एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो काफ़ी हद तक तो साइंस ने हाथ में ले लिया, बट स्टिल जो हम एम्ब्रियो को हम यूट्रस के अंदर डालते हैं उसका इम्प्लांटेशन अभी भी नेचर के हाथ में है। काफ़ी हद तक हम एंडोमेट्रियम को तैयार करते हैं कि अच्छे से इम्प्लांट हो जाए, बेस्ट कंडीशंस उसे वहाँ मिलें, बट स्टिल जो फेलियर होता है वो इसी वजह से होता है कि हमने एम्ब्रियो भी बनाए और हमने डाले भी, लेकिन वो अंदर इम्प्लांट होके ग्रो नहीं कर पाया। अभी जो आपने दो प्रोसेस बताए कि एक तो होता है कि डायरेक्टली वो मीट कर रहे हैं और एक होता है कि आपने इंजेक्ट डायरेक्टली स्पर्म को कर दिया एग में, तो दोनों के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस? साइड इफेक्ट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन यस, सक्सेस रेट आपका इक्सी में ज़्यादा है। ओके। क्योंकि उसमें हम स्पर्म की कई बार पेनिट्रेशन कैपेसिटी कम होती है, वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो हम उन्हें डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो इंश्योर हो गया कि वो एक और स्टेप हम आगे बढ़ गए। ओके। कभी कभी ये भी होता है कि द फीमेल बॉडी इज नॉट हेल्दी इनफ टू हैव दैट एंटायर प्रेगनेंसी, उस केस में हम फिर किस प्रोसेस पे जाते हैं? देखिए, आइडियली तो फीमेल बॉडी को यदि कोई ऐसी डिजीजेस हैं जिनको हमें पहले से कंट्रोल करना चाहिए, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ओनली। वी शुड बी प्रिपेयरिंग। कोई उसका यदि डायबिटिक है या बीपी बढ़ा हुआ है या कोई और ऐसी क्रॉनिक इलनेस है, कभी कभी किसी पेशेंट को झटके आने की बीमारी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी फीमेल में हो सकती हैं, तो उनको पहले हमें बेटर है कि हम उन्हें दवाओं से कंट्रोल करें, और वो दवाएं भी ऐसी हम कंट्रोल करें जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हों, आगे बच्चे के लिए सेफ हों। तो यदि हमें कोई दवा स्विच करने की या बदलने की ज़रूरत हो तो वो हम बदल लें टाइमली पहले से, और उसके बाद ही हम इन प्रोसीजर्स के लिए जाएं जब कंट्रोल्ड हों चीज़ें तब। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हम कंट्रोल कर लेंगे तो वो सब कुछ कंट्रोल ही रहेगा। प्रेगनेंसी में भी फिर बीपी बढ़ने की संभावना और फिर से शुगर बढ़ने की संभावना, ये सब हो सकती हैं, लेकिन सबका इलाज संभव है काफ़ी हद तक। और आजकल तो बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जो बच्चे के लिए भी, फीटस के लिए भी सेफ होती हैं, और उन सबको हम यूज़ करके प्रेगनेंसी को 8वें महीने तक भी ले जा पाए। कई बार ऐसा होता है कि गंभीरता को देखते हुए मरीज़ की हमको 8वें या 8.5वें महीने में ही उसको कर देना होता है, टर्मिनेट करना पड़ता है, डिलीवर कराना पड़ जाता है। तो विद टाइम अब हमारे पास नियोनेटल सेटअप्स भी अच्छे हैं, कि हम यदि 8 महीने का भी बच्चा अच्छे NICU सेटअप में जाता है तो वो सरवाइव कर जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप बेबी दे पाते हो माँ को, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। दैट गिव्स द बेस्ट हैप्पीनेस
जैसे कि आपने बोला ही कि हमारे सोसाइटल नॉर्म्स हैं ऐसे कि भाई एक कहीं ना कहीं बच्चे का होना हम जरूरी मानते हैं। एंड आई थिंक उसी केस में सरोगेसी भी काफ़ी हद तक बढ़ता गया है। बिल्कुल, सरोगेसी इसलिए भी कई बार ज़रूरी हो जाती है कि कुछ फीमेल्स में कुछ ऐसी डिजीज़ेस हैं जिसमें कि यूट्रस उनका प्रेगनेंसी को रिटेन करने के लायक नहीं है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि कंजेनाइटली जन्मजात यूट्रस सही से बना नहीं होता, या तो बना ही नहीं होता या फिर इतना छोटा बना होता है कि वो उसमें प्रेगनेंसी रुक नहीं सकती। तो उसको बार बार क्या होता है कि बार बार खराब हो जा रहे हैं, तीसरे महीने पे, दूसरे महीने पे, तो इस तरीके से अबॉर्शन होते जा रहे हैं। तो कई बार जन्मजात तौर पे 2 हिस्सों में बटी होती है बच्चेदानी, या फिर कुछ और भी डिफॉर्मिटीज हैं कि एक तरफ से टेढ़ी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसा होता है कि भाई यूट्रस प्रेगनेंसी रखने की कैपेसिटी नहीं है, या फिर कभी कभी कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि टीबी हो गया, तो टीबी के बाद यदि बच्चेदानी की टीबी हो जाती है मरीज को, तो बच्चेदानी की टीबी क्या करती है कि बच्चेदानी को बिल्कुल सिकोड़ देती है, आपस में चिपक जाती है, तो उसमें जगह ही नहीं होती कि आप एम्ब्रियो ट्रांसफर भी करो तो आप कहाँ पे करोगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें एक्चुअली जरूरत होती है ऐसी मदर्स को कि उनके पास एग तो है, क्योंकि एग तो ओवरी में बन रहा होता है, तो एग तो है, उनके हस्बैंड से आप स्पर्म लेके फर्टिलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास यूट्रस नहीं है जिसमें कि वो प्रेगनेंसी को 8-9 महीने तक कैरी कर सके। तो ऐसी स्थिति में सरोगेट मदर या एक ऐसी मदर जो अपना यूट्रस आपको अलाउ करे कि आपके बच्चे को उसमें आप रखवा सकें। तो ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि उसकी फैमिली का कोई लेडी हो जो इस चीज़ के लिए, या बहन या भाभी, कोई जिनमें से कोई तैयार हो जाए। तो लेकिन ग्रेजुअली इसका कई बार थोड़ा एक्सपेंडेड यूज भी हो जाता है कि सेलिब्रिटीज जो कि अपनी फिगर को या अपनी वर्क स्टाइल को, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने सरोगेसी यूज किया, क्योंकि शायद वो अपना पूरा 9 महीना देना नहीं चाहते थे अपने कैरियर में से, या फिर वो अपना बॉडी कॉन्शियस थे बहुत ज्यादा, तो उसमें उन्होंने ऐसी चीजें यूज की। बट थोड़ा सा इधर गवर्नमेंट के नए नियम आ गए हैं, नए लॉज आ गए हैं, ART लॉज, जिसमें कि सरोगेसी पे बहुत ज़्यादा बहुत रेस्ट्रिक्शन हो गया है, मतलब हर कोई नहीं उसको यूज़ कर सकता है, बहुत ही जो एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं वही उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा शायद कुछ तरीके से ठीक भी है। हाँ, आई थिंक एक मॉरल ग्राउंड पे आप थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हो उन सब चीज़ों को। बस ये है कि जिनको ज़रूरत है उनके लिए, जो सही में नहीं कर पा रहे हैं, दे शुड बी यूजिंग इट रादर देन कुछ लोग, आई थिंक जो वो भी एक आया था कि भाई जिनको पैसे चाहिए उन्होंने भी ये ट्रेंड शुरू कर दिया था, वो ये सब हो जा रहा था, क्योंकि उसमें कई बार आपको अपनी फैमिली में कोई लेडी नहीं मिलती है, तो आपको कई बार दूसरे लोगों से बात करना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ ऐसी भी फीमेल्स होती हैं जिनके अपने एग उस क्वालिटी के नहीं होते, जैसे कि आपने अभी बात की थी कि 40+, तो 40+ में प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है, तो 40+ में इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उनकी एग क्वालिटी बहुत पुअर होती जाती है। इनफैक्ट 30 के बाद ही एग क्वालिटी पुअर होने लगती है, जिसको हम कई बार नाम सुना होगा ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। कि ओवेरियन रिजर्व हमारा कम होने लग रहा है, जिसमें एक फेमस टेस्ट है, आजकल कई बार पेशेंट आते तो खुद से बोलते हैं आपने हमारा AMH नहीं कराया, तो AMH इज द टेस्ट टू टेस्ट दिस ओवेरियन रिजर्व। तो 30 ऑनवर्ड्स ये कम होने लग जाता है, और 35 के बाद तो ड्रास्टिक फॉल आता है, और 40 के बाद तो कई बार इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको IVF में भी आप उससे एग नहीं ले पाते। IVF के लिए भी यदि हमें 2-4 ही एग चाहिए तो वो भी नहीं मिल पाते, क्योंकि वो भी अपने उसके बनाने की कैपेसिटी नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में कई बार हमें डोनर एग भी लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू यंग फीमेल से डोनर लिया जा सकता है, लेकिन वो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है, उसको किसी को आप शो नहीं कर सकते हैं, और उस तरीके से आप ले सकते हैं। सिमिलरली यदि हस्बैंड में भी कोई इशू है कि उसका भी स्पर्म, कई बार किसी मेल्स में स्पर्म्स बन ही नहीं रहे होते हैं, जिसको एज़ोस्पर्मिया कहते हैं,
या हैं अभी तो इतने डिफेक्टिव हैं कि उनसे प्रेगनेंसी सही नहीं बन रही और बार बार अबॉर्शन होते जा रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति में भी हेल्दी स्पर्म बैंक से लिया जा सकता है, उसको भी हम डोनर से स्पर्म लिया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट तो जब हमने वो फिल्म विकी डोनर देखी थी तो बहुत अच्छे से आई थिंक लोगों को क्लियर भी हो गया था और अवेयरनेस भी आ गया था। एक ट्रेंड और भी जो सुनने में आता है कि अर्ली ऑन यू कैन गेट योर एग्स फ्रीज्ड, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है या इस तरह के बैंक्स हैं, ये कैसे होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन पे। ओके। तो इनिशियली तो ये स्टार्ट हुआ था कैंसर पेशेंट्स के लिए कि जैसे कोई यंग गर्ल्स में कैंसर है या यंग फीमेल्स में कैंसर है, बच्चों के कैंसर हैं जिसमें कि उनको रेडियोथेरेपी के लिए जाना पड़ रहा है। तो रेडियोथेरेपी जब करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं यदि एब्डोमेन या पेल्विस एरिया की रेडियोथेरेपी होती है तो आपके ओवरी पे भी रेडिएशन आता है और उसमें आपकी एग क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है या कई बार बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो ये कंसेप्ट वहाँ से शुरू हुआ था कि इन बच्चों में जब वो कैंसर से ठीक हो जाते हैं और अपनी यंग एज में पहुँचते हैं, तब जब उन्हें अपनी फैमिली स्टार्ट करनी होती है तब उनके पास अपने एग्स नहीं होते। मेल्स में भी ये होता था कि स्पर्म्स नहीं होते, तो उनके लिए बेसिकली ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। बट ग्रेजुअली अब इसकी अवेलेबिलिटी है कि इन बच्चों के एग्स हम पहले से ही फ्रीज कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन उसको बोलते हैं। तो कई बार तो केवल जैसे यंग लेडी है तो हम उसका एग इंड्यूस करके एग बना के उसको फ्रीज करते हैं, और बहुत यंग बच्चे हैं तो उसमें हम ओवरी का टिश्यू ही उसको फ्रीज कर लिया जाता है। तो अब ये धीरे धीरे ट्रेंड ऐसा आता जा रहा है कि जो लड़कियां अपनी करियर की वजह से प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं तो वो भी अपने एग्स फ्रीज करा लेती हैं। तो या तो कभी कोई उनका पार्टनर फिक्स है तो एम्ब्रियो करा के फ्रीज करा लिया, और यदि पार्टनर में भी अभी फिक्स नहीं है तो केवल एग को फ्रीज करा लिया, सो दैट व्हेन दे आर ओवर ऑफ देयर, क्योंकि आजकल जो आईटी का भी करियर है इसका भी पीक टाइम वही है कि भाई 30, 35, 40 तक आदमी सोच नहीं पाता। 40 तक यू गेट सेटल्ड इन योर करियर आज के टाइम पे। तो जब उसके बाद आदमी सोचते हैं भाई कि लोग सोचते हैं कि शायद हम अब जब सेटल हो जाएंगे तब हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। तो सिमिलर वे में सेलिब्रिटीज भी उस तरीके से वो अपनी एग्स को फ्रीज करा सकते हैं और कुछ सालों के लिए। इनफैक्ट ये बहुत रिसर्च का भी टॉपिक था कि बहुत लंबे समय तक आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। ऑल्दो हमें आमतौर पे 10 से 12 साल के लिए फ्रीज करना पड़ता है यदि फर्टिलिटी की बात होती है तो उसमें होता क्या है कि औरत की तो एज बढ़ गई, लेकिन उसका जो एग है जिस एज में लिया था वो उसी एज का क्वालिटी उसकी उसी एज की फ्रीज हो जाती है। तो जब वो कंसीव करना चाहती है तो उसको उस अपना बेटर क्वालिटी का एग उसके पास अवेलेबल होता है, उसे डोनर की जरूरत। क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि लेट प्रेगनेंसी जब आप होते हैं या आप कंसीव कर पाते हो तो बहुत बार होता है कि आप एक नॉर्मल चाइल्ड को नहीं डेवलप कर पाते हैं, कुछ ना कुछ है क्योंकि एग की क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। करेक्ट। नाइस। एट हिंद व्हाट काइंड ऑफ गायनोकोलॉजिकल सर्विसेज आर अवेलेबल? अगर किसी पेशेंट को यहाँ आना है तो अभी हम क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं और किस किस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आ सकते हैं? देखिए, हिंद तो एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो हम इनफर्टिलिटी पेशेंट का वर्कअप से स्टार्ट करके बहुत सारे पेशेंट तो सिंपल वर्कअप और बेसिक ट्रीटमेंट में ही कंसीव कर जाते हैं। कुछ होते हैं जिनमें आपको हायर जाना पड़ता है, तो वो स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होता है। तो यदि शुरुआती में ही कंसीव कर गए तो बहुत अच्छी बात है। यदि और हायर टेस्ट की ज़रूरत है तो हमारे पास सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं HSG। इसमें हमें ये देखना होता है कि भाई फीमेल की ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, नलियाँ खुली हैं कि नहीं। तो वो एक टेस्ट होता है जो कि यदि नलियाँ खुली हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो नॉर्मल तरीके से ही कंसीव कर जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा IUI जिसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। हाँ, इसको भी थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए। IUI में होता यह है कि यदि पेशेंट की ट्यूब्स ओपन है और बहुत समय से वो ट्राई कर रही है और कंसीव नहीं कर रही है, तो एक उसमें उसके चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नेचुरल से बढ़ के है, लेकिन है ये नेचुरल ही। इसमें हम लोग कोई स्पर्म और एग को बाहर निकाल के फर्टिलाइज नहीं कराते। इसमें सिर्फ मरीज को हम दवाएं देते हैं जिससे कि उसका एग अच्छा बन जाए। उसको अल्ट्रासाउंड पे देखते रहते हैं कि कब उसका एग अच्छा बन गया, और जिस समय उसका एग रप्चर का टाइम होता है उसी समय में हस्बैंड का सीमेन लेके उसको एक
मशीन, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में चला के उसमें बेस्ट ऑफ स्पर्म्स को अलग करके उसको डायरेक्टली यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तो वो नेचुरल सिनेरियो में ही कंसीव कर रही है। बस ये बात है कि हमने थोड़ा सा एग की क्वालिटी इंप्रूव कर दी इंजेक्शंस और दवाइयों से, और मशीन में चला के हमने स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव कर दी। अल्टीमेटली नेचुरल एनवायरनमेंट में ही कंसेप्शन हो रहा है, और ये है कि हमने थोड़ा सा और उनको यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कर लिया, तो बहुत बार इसमें 30 to 35% चांस बढ़ जाता है। तो इट्स अ गुड वो। इज इट अ कॉमन प्रैक्टिस नाउ, पीपल आर यूजिंग इट? वी आर यूजिंग एट हिंद ऑल्सो, एंड बहुत सारे हमारे पेशेंट IUI से भी कंसीव हुए हैं। लेकिन जब कोई पेशेंट की ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं या नलियां बंद हैं तो उसमें ये IUI काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें एग और स्पर्म का आपस में मिलना नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको IVF के लिए ही जाना पड़ता है। उसकी भी फैसिलिटी हमारे यहाँ पूरे तरीके से शुरू हो रही है, और उसको भी लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। बाहर जब मरीज जाता है तो मतलब ये लाखों का खर्च हो जाता है, और इसके इंजेक्शन्स और दवाइयाँ भी काफ़ी हद तक बहुत महंगे पड़ जाते हैं। बट यहाँ हिंद में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को बेस्ट और इकोनॉमिकल वे में पड़े, और दवाइयों के भी जो बेसिक रेट्स हैं और इंजेक्शन के भी जो बेसिक रेट्स हैं उस पर हो काम। तो काफ़ी हमने पीछे जब करा था IVF तो हमने काफ़ी कम से कम रेट्स में किया था। तो कोशिश यही है कि हमारा जो पेशेंट बाराबंकी से या गांव से जो आ रहा है वो शहर की दौड़ धूप में जाके परेशान हो जाता है, तो हम पहले ही उसको इतनी अच्छी सर्विसेज दें कि उसे वहाँ ना परेशान होना पड़े, और उसको यहीं पे अपना बच्चा मिले। So what would be your advice to women out there who want to enjoy their motherhood, and health wise, what all pointers, even if they are ambitious, working, having a career, what are the few things that they should keep in mind to keep their gynecological health good? Definitely the career is the most important nowadays. आजकल लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है करियर, इनफैक्ट बनाना भी चाहिए। कोई फीमेल को भी ज़रूरी नहीं कि वो टोटल डिपेंडेंट रहे दूसरों पे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू रियलाइज़ कि हमारी फर्टिलिटी भी बाय नेचर इट इज़ मैक्सिमम बिटवीन 20 to 30। तो उसको भी हमें उस टाइम पे उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे करियर के बीच में हमें अपनी फैमिली लाइफ को और अपने पर्सनल इश्यूज़ को भी एडजस्ट करना चाहिए। तो ये एक तरीका बेहतर होता है रादर देन कि हम उसे डिले करते जाएं और फिर बाद में उसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिर हम बाद में परेशान हों। और यदि किसी वजह से लेट मैरिज हो भी रही है तो फिर हमें 6 महीने का ही ट्राई करके तुरंत ही अपना, यदि 6 महीने में नहीं कंसीव करते, चेकअप करा लेना तो चाहिए, अपना इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। और जो गांव में भी औरतें हैं जो बहुत अपने इन-लॉज के साथ और अपने फैमिली के मेल मेंबर्स पे डिपेंडेंट होती हैं हॉस्पिटल लाने के लिए, उनको भी मेरी ये सलाह है कि बहुत ज़्यादा लंबा वेट ना करें और किसी ना किसी तरीके से निकल के आएँ और अपनी जांच कराएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी सी चीज़ होती है, उसको छोटा सा ही इलाज से वो प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन वो क्योंकि जब बहुत दिनों तक वो टालते रहते हैं, सालों तक टालते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो एज भी निकल जाती है, तब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। तो उसको प्रॉब्लम को बड़ी ना करें, टाइम से आके दिखाएं और यहाँ की जितनी भी सुविधाएं हैं सबका फ़ायदा उठाएं। Thank you so much, Dr. Luthra. It was nice talking to you, and thank you for sharing such valuable inputs with our viewers. Thank you so much. Thank you.